हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओरियर ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यानी कि पहले टॉपिक में 712 एडी से लेकर 1206 एडी तक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बस इतनी गुजारिश आपसे रहेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिम आक्रमण भारत में मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो अरब आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को। और अरब आक्रमण में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। तो हम शुरू कर रहे हैं अरब आक्रमण से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में लाइक करना ना करना आपकी मर्जी। सबसे पहले सिंध पर आक्रमण करता है। कहां पर? सिंध पर। सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर। एक तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत पर अरब आक्रमण करने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी कौन रहा? तो मोहम्मद बिन कासिम रहा। लेकिन अगर उसके पहले का थोड़ा बैकग्राउंड हम समझें तो मोहम्मद बिन कासिम के पहले 711 एडी में दो आक्रमण हुए होते हैं। किसके नेतृत्व में? उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और दूसरा बुदेल के नेतृत्व में। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए हम इन्हें नहीं ज्यादा डिटेल से समझेंगे। लेकिन उबैदुल्ला सिंध में आक्रमण करता है और वहां पर मार दिया जाता है। और बुदेल बचे, ये तो बचकर भाग आते हैं, वरना रुकते तो ये भी मारे जाते हैं। ये आक्रमण होता है 711 एडी में। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर सबसे पहला प्रथम आक्रमणकारी माना जाता है, जबकि बुदैल और उबैदुल्ला को नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दो आक्रमण जो करते हैं वो असफल का आक्रमण करते हैं, असफल रहता है। इसलिए इन्हें भारत पर पहला आक्रमणकारी नहीं माना जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्या क्या करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाता है, उसके बारे में समझते हैं। इसे मिटाते हैं थोड़ा। सॉरी, लाइट चली गई। तो हाँ, हम बात कर रहे थे जजिया कर। जजिया कर भारत में सबसे पहले कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कर जो था वो एक सुरक्षात्मक कर था। यानी कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला ये सुरक्षात्मक कर था। ये मुसलमानों पर नहीं बल्कि हिंदू और धर्म के लोगों पर लगाया जाता था, जिसमें से 5 लोगों को छूट दी जाती है
यानी कि जो लोग नहीं कमा सकते थे उन लोगों को इस कर्ज से छोड़ दी जाती है। वो कौन कौन से होते हैं? पहले तो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते थे वो भी नहीं कमा सकते थे तो उन्हें छोड़ दी जाती है। दूसरे बूढ़े लोग, वो भी नहीं कमा सकते थे क्योंकि वो चलने लायक ही नहीं बचे होंगे। और महिलाओं को छोड़ दी जाती थी और अपाहिज लोगों को। इसके अलावा ब्राह्मणों को भी इस कर से छूट दी जाती है। ब्राह्मण लोगों को इस कर में छोड़ दी जाती है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का कहना था कि ये ब्राह्मण लोग थे, उनका भिक्षा ही उनका धन होता है और वो भिक्षा करके ही अपना गुजारा करते हैं, तो ये हमें कर क्या देंगे। तो इन पांचों लोगों को छोड़ दी जाती है। इसके बाद बात आई है जजिया कर की। तो जजिया कर से बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम समझते हैं। जजिया कर, इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आता है, ये तुगलक वंश का है, लेकिन यहाँ पर हम जजिया कर की बात कर रहे हैं तो जजिया कर से बनने वाले पॉइंटों की बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलता है। इसके बाद जब अकबर का शासनकाल आता है, मुगल साम्राज्य के जब अकबर का शासन आता है, ये 1564 ईस्वी में, तो जजिया कर को समाप्त कर देता है। यानी कि जजिया कर ये नहीं वसूलता है। लेकिन जब औरंगजेब का फिर से शासनकाल आता है तो औरंगजेब फिर से जजिया कर लागू कर देता है। औरंगजेब ये कब फिर से चालू करता है? ये चालू करता है 1679 में। 1679 ईस्वी में ये औरंगजेब जजिया कर को फिर से लगा देता है। और इसके बाद जब जजिया कर रहे हैं तो एक पॉइंट और बनता है मोहम्मद शाह रंगीला को लेकर। मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। यानी कि इसके बाद जजिया कर नहीं लगाया गया। तो जजिया कर से बनने वाले सभी पॉइंटों की हमने बात की है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अरबों के भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे। इसे मिटा देते हैं, इसके आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि अरब आक्रमण भारत पर क्यों हुए, यानी कि भारत पर अरब आक्रमण करने के क्या कारण थे। भारत पर अरब आक्रमण करने के अनेक कारण थे। एक तो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण यानी कि भारत पर मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। और आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण यानी कि भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था। यानी कि भारत पर मुस्लिम राज्य का विस्तार करके यानी कि धन लूटना था।
इसके अलावा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो अरब आक्रमण से बनने वाले क्वेश्चनों की अब बात हो गई है, क्योंकि अरब आक्रमण में जितना हमने पढ़ा इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसे हम मिटा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें रह गया है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी मिलती है चचनामा से। ये पॉइंट याद रखिएगा, चचनामा से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी मिलती है। अब अरब आक्रमण के बनने वाले सभी क्वेश्चनों की हमने बात कर ली। अब हम आते हैं तुर्क आक्रमण में। अरब आक्रमण के बाद अब हम बात करते हैं तुर्क आक्रमण। महमूद गजनवी के पहले का थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। उसमें से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वेरी मोस्ट बनते हैं, इसलिए हम थोड़ा उसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं पहले। तुर्क आक्रमण यानी कि अगर तुर्कों की बात की जाए तो ये कहाँ के निवासी थे। तो ये तुर्क लोग जो थे तो ये चीन के उत्तरी और पश्चिमी भाग में निवेश करते थे। वहाँ पर अल्पतगिन नाम का एक तुर्क शासक था जिसने यामनी वंश की स्थापना की। यानी कि अल्पतगिन नाम का एक तुर्क निवासी था जिसने यामनी वंश की स्थापना की। यामनी साम्राज्य की स्थापना की और वहां की राजधानी इसने बनाई गजनी। इसकी राजधानी गजनी बनाई गई, इसलिए इस यामनी साम्राज्य को गजनी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक तो यामनी साम्राज्य और दूसरा यही हमारा गजनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो यामनी साम्राज्य अर्थात गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो अल्पतगिन ने की। इसने कब ये किया था, यानी कि यामनी साम्राज्य की स्थापना इसने की थी 962 AD में। अल्पतगिन ने अपनी सेना में निःशुल्क 1700 सैनिक भर्ती करता है, जिसमें से एक शासक सुबुक्तगीन भी होता है। यानी कि 1700 सैनिक अल्पतगिन अपनी सेना में निःशुल्क भरता है बिना पैसे के, और जिसमें से एक सुबुक्तगीन भी होता है। यही सुबुक्तगीन अगला शासक बनता है। तो अब हम समझते हैं सुबुक्तगीन के बारे में। अल्पतगिन से यही एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें हमने समझ लिया। अब बात करते हैं सुबुक्तगीन की। इसे मिटाते हैं थोड़ा। सुबुक्तगीन का शासन काल रहता है सुबुक्तगीन का शासनकाल रहता है 977 से लेकर 997 AD तक। तो इसने सबसे पहले पंजाब के शाही राजवंश पर आक्रमण करता है। वहां के राजा जयपाल सिंह हुआ करते थे। वहां पर जयपाल को पराजित कर देता है और पंजाब को भी जीत लेता है। उसके बाद इसने पंजाब को 986 AD में जीत लेता है। इसके बाद सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुआ करते थे, एक तो अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा
इस्माइल। कहा जाता है कि अब्दुल कासिम महमूद जो था ये एक बड़ा चालाक था, जो सुबुक्तगीन की हत्या कर देता है और यह गद्दी पर बैठता है 998 AD में। लेकिन कहीं कहीं ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल के बीच अगला उत्तराधिकारी बनने का युद्ध होता है, जिसमें से अब्दुल कासिम महमूद विजयी होता है और 998 AD में अगला शासक बनता है। यही अब्दुल कासिम महमूद आगे महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो अब हम समझते हैं महमूद गजनवी को। इसे मिटा देते हैं। महमूद गजनवी का शासनकाल चलता है 998 AD से लेकर 1030 AD तक। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 AD में गद्दी पर बैठता है। यह 1000 AD से लेकर 1027 AD तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, इसमें से हम महत्वपूर्ण आक्रमणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये युद्ध करता है भारत के पेशावर राज्य पर। वहाँ के कुछ हिस्सों को जीतकर यह वापस लौट जाता है, यानी कि पेशावर में कुछ हिस्सों को जीत लेता है और अपने मुल्क वापस लौट जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो रहता है सोमनाथ मंदिर का रहता है। यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। यह इसका 16वां आक्रमण होता है, जिसमें से यह कब आक्रमण करता है? यह आक्रमण करता है 1025 AD में। जिसमें से यह सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारा धन लूट कर जब अपने राज्य यानी कि गजनी जब लिए जा रहा होता है, तब इस पर कुछ जाटों हमला करते हैं और इसका कुछ धन लूट लिया जाता है। यानी कि जब ये महमूद गजनवी अपने मुल्क वापस जा रहा होता है सोमनाथ मंदिर को लूटकर, तब इस पर जाटो लोग इस पर युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं और इसका लूटा हुआ धन कुछ हिस्सों में लूट लिया जाता है। और इसके बाद ये आक्रमण जब 17वां आक्रमण करता है, 17वां और अंतिम आक्रमण इन्हीं जाटों के विरुद्ध करता है। इसकी मृत्यु होती है 1030 AD में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल के जो महत्वपूर्ण इतिहासकार होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। महमूद गजनवी के शासनकाल के 3 इतिहासकार महत्व होते हैं, जो कि पहला फिरदौसी, ये लिखता है शाहनामा, और दूसरा अलब्रूनी, लिखता है किताब उल हिंद।
उतवी लिखता है किताब उल यामिनी, जिसमें से अलबरूनी की किताब उल हिंद, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो किसकी है? अलबरूनी की है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि महमूद गजनवी को किन किन नाम से जाना जाता है। तो इसे तो पहला नाम ही इसका था क्या? अब्दुल कासिम महमूद और महमूद गजनवी, और तीसरा मूर्ति भंजक, और एक इसका नाम है वो याद नहीं आ रहा है, आगे जब याद आएगा तब हम इसे बता देंगे। और भी एक इसका नाम है कुछ करके, उसे हम आगे बता देंगे। तो ये 4 नाम से महमूद गजनवी जाना जाता है। और इसके आगे अब हम समझते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। इसे मिटाते हैं थोड़ा। इसके आगे अब हम समझते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, यानी कि महमूद गजनवी भारत पर प्रभाव। पहला कारण है हमारा, यह भारत का धन लूटकर गजनी ले गया। और दूसरा काम, भारतीय कला को इसने नष्ट कर दिया। इसके अलावा इसने भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। इसके अलावा यह भारतीय राजाओं को पराजित कर भारत की राजनीति को इसने नष्ट कर दिया। भारतीय राजाओं को पराजित किया और भारत की राजनीति को नष्ट कर दिया। इसके अलावा इसने पंजाब, सिंध, मुल्तान को जीतकर वहां पर महमूद गवर्नरों की नियुक्ति की और वहां पर मुस्लिम राज्य का विस्तार फैलाया। पंजाब चली गई भाई। अब मैं दोपहर को वीडियो बना रहा था तो उसमें लाइट जा रही थी, तो इसके लिए हम अब शाम के टाइम वीडियो बना रहे हैं, तो वहीं से हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़। तो हम जो पढ़ रहे थे हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। उसमें महमूद गजनवी का एक हम दूसरा नाम जो था उसे भूल गए थे, बुद्ध सिकन के नाम से भी
जाना जाता है। ये महमूद गजनवी कुल मिलाकर 4 नामों से जाना जाता है। एक तो अब्दुल कासिम महमूद, दूसरा महमूद गजनवी, और इसके अलावा बुत सिकन और मूर्ति भंजक। इन चारों नामों को याद रखिएगा। तो इसके आगे अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी के मध्य मोहम्मद गौरी गौर वंश की स्थापना करता है, यानी कि 1173 एडी में मोहम्मद गौरी स्थापना करता है गौर वंश की। इसका जो साम्राज्य हुआ करता था वो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान हुआ करता था इसका साम्राज्य। वहां पर इसने गौर वंश की स्थापना की थी। किस सन में? 1173 एडी में। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 एडी में अपना पहला आक्रमण किया था। कहां पर? मुल्तान पर। मुल्तान पर मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किया, जहां पर मोहम्मद गौरी की सबसे पहली जीत रही। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी की सबसे पहली जीत कौन सी थी? तो मुल्तान मोहम्मद गौरी की सबसे पहली जीत थी। इसके अलावा 1178 एडी में मोहम्मद गौरी राजस्थान पर आक्रमण करता है। जहाँ के राजा जो हुआ करते थे वो भीम द्वितीय हुआ करते थे। भीम द्वितीय से ये युद्ध हार जाता है राजस्थान का, और मोहम्मद गौरी की यह सबसे पहली हार होती है। मोहम्मद गौरी की हार ही नहीं होती है, सभी तुर्कों में से यह सबसे पहली इसकी हार होती है। सभी तुर्कों में सबसे पहली हार 1178 एडी में मोहम्मद गौरी के द्वारा होती है। यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? राजस्थान के भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के द्वारा राजस्थान का युद्ध पराजित करता है। इसके आगे अब हम समझते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है इसके महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में। इसे मिटाते हैं थोड़ा, इसके आगे पढ़ते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध रहे हैं वो तराइन के युद्ध से पूछे जाते हैं। तराइन पर जब ये आक्रमण करता है, यानी कि 1191 एडी में मोहम्मद गौरी तराइन पर युद्ध करता है। राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी 1191 एडी में तराइन पर युद्ध करता है। वहां के राजा भी पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है, यानी कि मोहम्मद गौरी ये युद्ध हार जाते हैं तराइन का। तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी हारे होते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इसके अलावा तराइन का दूसरा युद्ध जब होता है 1192 एडी में, एक साल बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर फिर से आक्रमण करता है तराइन पर। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी की
जीत होती है। दूसरे वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी दूसरे वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तराइन के ये दोनों युद्ध कब हुए? 1191 AD में तराइन पर किया। वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होते हैं और पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। उसके बाद एक साल बाद जब 1192 AD में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर फिर से युद्ध करता है, तब मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये पहला युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध। और दूसरा युद्ध हमारा हो जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। गौरी से ये दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण, इससे कम महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं इसके मोहम्मद गौरी के, अब हम उन्हें जानते हैं। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। अब हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए पंजाब पर युद्ध, तो उन्हें हम समझते हैं। तो 1181 AD में यह पंजाब पर आक्रमण करता है। वहाँ के राजा जो हुआ करते थे वो खुसरो मलिक हुआ करते थे। इसके अलावा 1186 AD में मोहम्मद गौरी फिर से पंजाब पर आक्रमण करता है। यहाँ के फिर से राजा खुसरो मलिक ही हुआ करते थे। जिस पंजाब के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इसके अलावा 1194 AD में कन्नौज पर आक्रमण करता है और वहाँ के राजा जो हुआ करते थे वो जयचंद हुआ करते थे। इसके अलावा मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध 1205 AD में हुआ। हम महत्वपूर्ण ही युद्ध इनके पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ये खोखर जातियों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया था। तो ये युद्ध भी इनके याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि मोहम्मद गौरी जो नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगवाई, तो क्यों? मोहम्मद गौरी ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1198 AD में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में मोहम्मद गौरी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है।
नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई? तो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था, मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई? तो बख्तियार खिलजी ने लगाई। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाई थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने लगवाई थी, और लगाई किसने थी? बख्तियार खिलजी ने। ये याद रखिएगा। इसके अलावा तो हमारी समझ से कोई क्वेश्चन इससे बनने वाले नहीं होंगे। तो अब तक हमने मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के जो प्रमुख सेनापति रहे, उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र कौन कौन से थे। वेरी मोस्ट हैं, इसलिए इन्हें भी हम देख लेते हैं। इसे मिटाते हैं थोड़ा। इसका एक प्रमुख सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो प्रमुख क्षेत्र जीत लिए थे। कौन कौन से थे? एक तो अजमेर और दूसरा बदायूं। ये इसने दो क्षेत्र जीते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये सन 1196 में, और ये वाला 1197 ईस्वी में। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने दो क्षेत्र प्रमुख जीते थे। बख्तियार खिलजी ने एक तो इसका प्रमुख क्षेत्र था, बख्तियार खिलजी ने बिहार और इसके अलावा बंगाल को जीता था। 1197 ईस्वी में इसने बिहार को जीत लिया। इसके अलावा इसने बंगाल को जीता। सन 1205 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अगला दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो इसे हमने इसलिए इसमें पढ़ लिया। जो था एक प्रकार का दास हुआ करता था, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। जो इसे मोहम्मद गौरी की एक लड़की थी, उसका नाम नहीं याद है, उससे प्यार हो गया था। तो मोहम्मद गौरी एक दूसरे की दोनों की शादी करा देता है, और तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली को दहेज में दे देता है। तो यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।